हेल्थ इंश्योरेंस आज का टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात तो सबको समझ में आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना लोग हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं? बहुत ही कम लोग। ज़्यादातर क्या होता है कि जिन लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर रहे हैं, अगर खुद का कुछ हो गया तो अपने आप को ये तो नहीं कह सकते हैं हाँ मरने दो। ऐसे में क्या हो जाता है, एक्चुअली इसी समय क्या होता है कि एक तो आपका सेविंग्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसके बाद कहीं बैंक से लोन लेना पड़ता है और नहीं तो कहीं दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। इसमें से क्या होगा, आप जितना भी इनकम किए हैं सारे पैसा लोन, ईएमआई और इंटरेस्ट में सारे पैसा चले जाएगा। अगर समय पे पैसा नहीं चुका पाएंगे, सोसाइटी में सारा इमेज आपका ख़राब हो जाएगा। फाइनली आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं ना ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है? मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ध्यान रखिए, कहीं पर भी इंश्योरेंस करने के टाइम ये सब पॉइंट को देखना चाहिए। आपको देखना है ये पॉइंट सब पॉलिसी में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें से कुछ पॉइंट नहीं है तो मान के चलिए आपका जो पॉलिसी है वो वर्थलेस है। ये बात मुझे बताइए, आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते हैं? कहीं जगह पर क्या होता है कि पॉलिसी भेजने वाला वो तो पॉलिसी भेज के चले जाएगा, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे जब आप क्लेम करने जाएंगे वो आपको क्लेम नहीं मिलता है। तब आपको लगेगा कि ये पॉलिसी किसी काम का नहीं है। और है कि कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कौन सा पॉलिसी लें और सही गाइड करने वाला पर्सन नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आप आपके लिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका लाइफ में बहुत काम आने वाला है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि फैमिली फ्लोटर प्लान लेंगे या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी लेंगे, इसका लॉजिक ऐसा है, अगर आपका घर पे 5 मेंबर है, अगर 5 मेंबर के लिए एक पॉलिसी आप ले जाते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान में, अगर सेम साल में घर पे अगर कोई 2% या 3% बीमारी हो जाएंगे, आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल रह जाएगा। तो अगर पहले कोई बीमारी हो जाएगा इंश्योरेंस का क्लेम कर लेंगे, अगर और कोई उसी साल बीमारी होगा तो इंश्योरेंस क्लेम करने पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। फैमिली फ्लोटर प्लान में क्या करना है कि आपको कवरेज ज़्यादा लेना है। सपोज 5 लाख का अगर इंडिविजुअली आप लेंगे, फैमिली फ्लोटर करेंगे, मान के चलिए आप 10 लाख का प्लान ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि अगर मेडिकल बिल ज़्यादा आ जाएगा वो भी कवर हो जाएगा। और इसमें और एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई पहले से बीमारी है उसको फैमिली फ्लोटर में ऐड मत करिए, क्योंकि उसके कारण से ये जो फैमिली फ्लोटर का जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन लोगों के लिए अलग प्लान लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम एंट्री एंड रेन्युअल एज होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग पॉलिसी ले जाते हैं, जिन लोगों का एज 60 या 65 हो जाता है ना, वो क्या होता है वो इंश्योरेंस में नहीं इंक्लूड हो सकते हैं, क्लेम नहीं हो पाएगा। अगर वो पॉलिसी का मैक्सिमम एज लिमिट अगर 65 या 60 होगा तो इसके बाद फिर अगर कोई इंश्योरेंस करेंगे तो आपको कोई पॉलिसी तो नहीं देगा। अगर देगा तो उसका जो प्रीमियम बहुत लगेगा और 2-3 साल का वेटिंग पीरियड भी आ जाएगा। जैसे आपको देखना है 75 या 80 एज तक आप पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों का एज होने के बाद ज़्यादा हेल्थ ख़राब होता है, उस टाइम वो पॉलिसी आपका काम आ जाएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, उस टाइम आपको देखना है रूम रेंट कैपिंग है कि नहीं है। अगर है, कितना परसेंटेज आपका रूम रेंट कैपिंग है। ये रूम रेंट कैपिंग क्या है? इसका मतलब सपोज मान के चलिए आपका 5 लाख का पॉलिसी है। ज़्यादातर कंपनी क्या करते हैं कि आपको 1% रूम रेंट आपको देते हैं। अगर 5 लाख आपका इंश्योरेंस है, उसमें से 1% हो जाएगा रूम रेंट और डे 5000। मतलब इससे ज़्यादा महंगा रूम आप नहीं ले सकते हैं। अगर उस टाइम आप चाहेंगे कि 5000 से ज़्यादा अगर लग रहा है रूम रेंट, अगर आप चाहेंगे कि आप खुद कुछ पैसा दे देंगे और इंश्योरेंस में कुछ क्लेम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको लेना है उसी 5000 का रूम पे, अगर रूम लेना है आपको उसी 5000 का रूम लेना है, तब जाके आगे प्रोसेस होगा। एक्चुअली ये जो रूम रेंट कैपिंग है, ज़्यादातर केसेस में जो पॉलिसी भेजता है वो नहीं बोलता है। ज़्यादातर क्या होता है कि आपको तो पहले पता नहीं चलता है, जब हॉस्पिटल में जाके पहुंचते हो तब जाके आपको पता चल जाएगा कि ये रूम रेंट में कैपिंग लगा है। और बाकी जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी कैपिंग के थ्रू में हो रहा है। ये आपको पहले चेक करना है आपका पॉलिसी में कैपिंग तो नहीं है ना। और आपको देखना है आईसीयू में कैपिंग है कि नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है कि आईसीयू में भी कैपिंग लग जाता है।
इंश्योरेंस करने के टाइम आईसीयू कैंपिंग है कि नहीं है, इसको चेक करना है। अगर कुछ बड़ा डिजीज़ होगा, आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, कहीं बड़ा हॉस्पिटल को जाना पड़ेगा, वहाँ पर क्या होगा कि आईसीयू चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाएंगे नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 लाख का सम एश्योर है, अगर वो 2% आपको रखेगा, आपका 10,000 होता है। अगर वो आईसीयू 20,000 लेता है, आपको वो नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उस टाइम। तो इससे पहले आप इंश्योरेंस लेने के टाइम आपको चेक करना है आईसीयू में जैसे कैंपिंग नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट है एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट। सपोज आप 5 लाख का सम एश्योर्ड है, आपका उसी टाइम क्या होगा कि वो 2x हो जाएगा, मतलब 10 लाख हो जाएगा। ये आपको देखना है, क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है कि एक्सीडेंटल केस में वही सेम अमाउंट रहेगा। सपोज आपका एक्सपेंस 8 लाख हो जाएगा, आप तो पॉलिसी किए हैं 5 लाख तक, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको देखना है जब एक्सीडेंटल केस हो जाएगा, सम एश्योर्ड जैसे 2x हो जाएगा। अगर 5 के जगह 10 भी एक्सपेंस होगा ना, आपका जेब से कुछ नहीं जाएगा, वो सब क्लेम हो जाएगा। तो ये आप चेक करेंगे। इसके बाद क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर। आप जहां पॉलिसी ले रहे हैं, आपके पास एक क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर अलर्ट होना चाहिए। तो क्या होता है कि लोग जब जाते हैं क्लेम लेने के लिए, वो जान नहीं पाते हैं कि क्लेम कैसे करेंगे, किसके साथ बात करेंगे। आपके लिए उस टाइम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगेगा। तो इसलिए इसको देखना है, जहां आप पॉलिसी ले रहे हैं वहां पर आपको डेडिकेटली एक क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर अलर्ट होना चाहिए, जो आपको क्लेम सेटल करने के लिए मदद करेगा। जो भी आपका हॉस्पिटल बिल आता है, आपका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो पैसा है वो बहुत जल्दी आके हॉस्पिटल में पहुंच जाए, पेशेंट को आराम से डिस्चार्ज भी मिल जाए। एक काम है, आपको जो अलॉटमेंट हुआ है क्लेम सेटलमेंट मैनेजर का, उसी का काम होता है। आपको चेक करना है कि क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके बाद आपको देखना है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। सपोज आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, डॉक्टर कहेगा कि आप 2 महीने के बाद आइए, 2 महीने के बाद ऑपरेशन होगा। लेकिन इससे पहले टाइम टू टाइम आके डॉक्टर के पास चेक करना है और बहुत सारे टेस्ट भी करना है। जो चेकअप करने के लिए जाते हैं उसमें से जो एक्सपेंस होता है, जो टेस्ट करना पड़ता है, उसमें से काफ़ी पैसा लग जाता है। वो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जांच करना चाहिए पहले। ये जो कवरेज है ना, उसी को बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। इसका मतलब आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, इससे पहले जो एक्सपेंसेस हो रहा है उसको क्लेम करने के लिए उसको हो गया प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? ऑपरेशन होने के बाद आपका मेडिसिन है, डॉक्टर का कंसल्टेशन है, वो सब भी कवर होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर पॉलिसी में क्या होता है कि उसका टाइम बहुत कम होता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक डे रहता है, सपोज 30 डेज रहता है। आप उसी 30 डेज के अंदर जो मेडिसिन लेंगे, जो टेस्ट करेंगे, जो चेकअप करेंगे, वो सब क्लेम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो अगर टेस्ट करेंगे क्लेम नहीं होगा। इसलिए आपको चेक करना है कि वो कितने टाइम तक कवर कर रहा है। आपको देखना है कम से कम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जो टाइम पीरियड है, मान के चलिए जैसे कि 3 मंथ तो होना ही चाहिए। जैसे खर्चा आप जेब से ना हो, कम से कम 3 मंथ होना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है डे केयर ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है? ज़्यादातर पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आप रात में नहीं रुकते हैं हॉस्पिटल के अंदर में, खर्चा ही आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि हार्निया ऑपरेशन हो गया, एक छोटा छोटा कुछ ऑपरेशन हो जाता है, जो वो डॉक्टर बोलेगा सुबह आ जाइए, ऑपरेशन कर लूँगा, शाम को निकल जाना है। लेकिन उसी टाइम आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो दैट आपको देखना है वो जो डे केयर ट्रीटमेंट है या नहीं है, क्योंकि आप रात को अगर नहीं रुकेंगे तो ज़्यादातर केसेस में वो क्लेम नहीं होता है। आपको ये देखना ज़रूरी है। ज़्यादातर केसेस में कंपनी मना कर देता है, आप रात तो रुके नहीं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे जाके लोग फंस जाते हैं। आपको चेक करना है आपका पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो आ रहा है डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे कि ज़्यादातर केसेस में जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, वो तो हॉस्पिटल जा नहीं सकता है, जो भी इलाज होगा घर पर होगा। आपको देखना है क्या ये आपका पॉलिसी में कवर है। सो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये सब लोग नहीं देखते हैं। अगर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा है, आप वो तो वर्थलेस हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना इमरजेंसी के लिए, अगर कुछ भी हो सकता है ना, ये सब के लिए हमको सोच के आगे चलना पड़ेगा। लेकिन जो इंश्योरेंस लिए हैं वो सब कवर होना ही चाहिए। इसके बाद ऑर्गन डोनर कवरेज।
ये क्या होता है, सपोज मान के चलिए, सपोज घर पे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होगा, घर पे कोई और एक किडनी देने के लिए रेडी है, मतलब जो किडनी डोनेट कर रहा है उसका कवर कौन करेगा? वो कवर क्या वो खुद करेगा? ऑलरेडी आप मेडिकल इंश्योरेंस लिए हैं, ऑर्गन डोनर देखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, पॉलिसी लेकर भी अगर ऑर्गन डोनर के लिए क्लेम नहीं हो पाएगा तो पैसा आपका हाथ से जाएगा। आपको चेक करना है ऑर्गन डोनर कवरेज उसमें होना चाहिए। इसके बाद आपको देखना है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कौन सा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। आप पिछले लास्ट 2-3 साल का डाटा कलेक्ट करिए, अब देखिए कौन सा इंश्योरेंस ज़्यादा क्लेम अच्छा कर रहा है। आपको देखना है क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो एटलीस्ट 90% से 100% के अंदर होना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें कभी भी सस्ता प्रीमियम को चूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको फैमिली को सपोर्ट करता है उसी टाइम जिस टाइम आप बेड पे होते हो। आपका फैमिली को मनी का रिक्वायरमेंट होता है। सपोज आप कम प्रीमियम का पॉलिसी ले गए थे, अगर उसमें से कुछ कूपे अगर लग जाए, कुछ टर्म एंड कंडीशन लग जाए, तो आपका फैमिली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकता है। ये बहुत दिक्कत की बात हो सकता है। ये आपको देखना है, ये जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी कितना मिल रहा है, उसी के हिसाब से जो प्रीमियम जा रहा है वो सही प्रीमियम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कभी भी प्रीमियम को देख के पॉलिसी बाय नहीं करना चाहिए। सो इसी बात को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद आप देखिए रोड एम्बुलेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको क्लेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको कहीं बहुत दूर जाना पड़ता है, सपोज आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा, जो भी एम्बुलेंस का एक्सपेंस रहेगा वो आपको कवर कर देगा। आपको देखना है रोड एम्बुलेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको क्लेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड कवर। आजकल सोशल मीडिया में तो आप लोग देखे होंगे, आयुर्वेदिक से बहुत लोग ट्रीटमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे डिजीज़ क्योर हो जाता है। शायद आपको अगर फ्यूचर में आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कवर करना पड़ेगा, उसमें से आप क्लेम कर सकते हैं। आपको पहले देखना है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कवर क्लेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलना चाहिए। मान के चलिए आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है, उसमें से कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बेनिफिट के लिए। ये फिर हर साल मिलना चाहिए। तो आप जहाँ पर इंश्योरेंस किए हैं उसका टाइप हॉस्पिटल जाकर आप हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, जिसका वो पेमेंट जो क्लेम वो डायरेक्टली वो कर देंगे। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये जो हेल्थ चेकअप के लिए ये फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोपे। आइए समझते हैं ये कोपे क्या होता है। सपोज मान के चलिए आप 10 लाख का बिल क्लेम कर रहे हैं, उसमें से 20% कोपे है। इसमें से क्या करेगा, 20% आपका जेब से जाने वाला है। तो मान के चलिए ये कोपे नहीं होना चाहिए, अगर है कितना है पहले पूछ के फाइनल करना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि ये प्रीमियम को कम करने के लिए कोपे लगा देते हैं, लेकिन आपको क्या है कि कोपे नहीं लेना है, तो इसके लिए प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोपे नहीं होना चाहिए, कोपे में आपका लॉस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिस्टोरेशन बेनिफिट। सपोज मान के चलिए आप 10 लाख का पॉलिसी लिए हैं, कहीं पर एक साल में 5 लाख का क्लेम आ गया और आपके पास बैलेंस जो बचा है सिर्फ 5 लाख का। लेकिन ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट के वजह से जो आपका सम एश्योर्ड होता है 10 लाख का, वो अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेगा, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। आपको जब प्लान लेना है अनलिमिटेड वाला रिस्टोरेशन प्लान लेना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है बोनस। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बोनस के लिए आपको क्या करना है, ये बहुत सारे कंपनी का डिफरेंट प्रोसेस रहता है। ज़्यादातर आपको देखना है आपका कुछ क्लेम आए या ना आए, हर साल आपको बोनस आपको मिल जाना चाहिए। उसमें से आपको देखना है आपका जो क्लेम है वो बढ़ जाना चाहिए, मतलब सम एश्योर्ड जो है सपोज ये 10 लाख है वो डबल हो जाना चाहिए, वो बोनस मिला के वो डबल हो जाएगा, आगे जाके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये आपको देखना है। डिफरेंट पॉलिसी का डिफरेंट बोनस सिस्टम है, आपको देखना है हर साल बोनस कितना मिलता है, और जो बोनस मिलता है वो बोनस से आपका जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 50% बोनस मिलना ही चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिक्योर्ड बेनिफिट। ये क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है, आपका जो बेस अमाउंट है उसको बढ़ा देता है,
और बोनस भी आपका बेस का अमाउंट को बढ़ाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हॉस्पिटल नेटवर्क। हमेशा इंश्योर करिए, सपोज आप जहां रहते हैं वहां पर कौन सा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल पॉलिसी में कवर है कि नहीं है, ये आपको पहले चेक करना चाहिए, जैसे बाद में कोई दिक्कत ना आए। और उसमें से कैशलेस भी सेटलमेंट हो जाना चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद रोबोटिक सर्जरी, मॉडर्न ट्रीटमेंट देखना चाहिए। ये सब रोबोटिक सर्जरी हो गया, कहीं पर मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गया, उसमें से कुछ क्लेम हो जाना चाहिए, उसमें से कुछ कैंपिंग मिलना चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको चेक करना है। और इसके साथ कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी होता है कि ग्लोव्स, मास्क, निबुलाइजर, फूड, ये सब फैसिलिटी होना चाहिए। ये सब एक्सपेंडिचर वो पॉलिसी में इंक्लूड होना चाहिए। सो आई होप कि आपको एक पॉलिसी लेने के समय जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सारे समझ में आ गया होगा। ये सब पॉइंट डिस्कस करने के बाद मुझे लगता है कि आप अगर सही से वीडियो को देखे होंगे, ये पॉइंट को अगर ध्यान से सुने होंगे, आप अच्छा से पॉलिसी को चूज कर पाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आप याद रखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करिए। आई होप कि ये बहुत मदद मिल जाएगा। आप एक काम करिए, 5 लाख तक जितना एक्सपेंस हो रहा है आप करिए, और पॉलिसी लीजिए 5 लाख से 50 लाख तक जो एक्सपेंस होगा उसी का पॉलिसी आप लीजिए। बिलो 5 लाख आई विल कवर इट माई सेल्फ, लेकिन इफ इट इज मोर देन 5 लाख अप टू 50 लाख देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कवर इट। और उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछना चाहिए उसमें से क्या कवर नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग पूछते हैं क्या क्या कवर है, लेकिन आपको पूछना है क्या कवर नहीं है। इसमें से कैंसर भी कवर हो जाएगा, ट्रांसप्लांट भी कवर हो जाएगा। अगर कहीं कोई बाहर जा रहा है, कहीं ट्रिप पे जा रहा है, वो बाहर से भी, इंडिया के बाहर भी आप क्लेम कर सकते हैं। कोविड होगा तो उसमें भी कवर हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटी जो अर्थक्वेक है वो भी कवर हो जाएगा। ये मुझे सही लगता है। पहले वो बड़ा वाला करना है, मतलब 5 से 50 लाख तक पहले कर लेना है। इसके बाद अगर पैसा बचेगा तो छोटा पॉलिसी लेना है, ये करना सही रहेगा। और इसमें से प्रीमियम भी आपको कम पड़ जाएगा। पॉलिसी सेल करते हैं उन लोग बताते नहीं है, क्योंकि उसमें से उन लोगों को ज़्यादा फायदा ही नहीं है। ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है, जैसे कि लोगों को समझ में आ जाए ये हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है, और राइट हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना, राइट प्लान चूज करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज आप टर्म इंश्योरेंस किए हो, कल का डेट में अगर कुछ आपको हो गया, जितना पैसा आपको फैमिली को मिलेगा वो आपको बैंक में रख के उसका रिटर्न से आपका फैमिली सेफ हो जाएगा। आपका फैमिली को बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपका छोटे छोटे बच्चा है, उसका ध्यान कौन रखेगा? ये ऐसा नहीं है कि एक चॉइस है, करना है या नहीं करना है, ये चॉइस के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। ये तो बहुत एसेंशियल हो गया है ना, इसको करना ही चाहिए। आइडियली ये जो वीडियो है ना, हर किसी को देखना चाहिए। पहले आप आपका रिस्क को कवर कर लीजिए, इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए, उनके लिए और उनके फैमिली के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा इंश्योरेंस वो चूज कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।